जैसा कि परंपरा रही है, माँ सरस्वती की वंदना के साथ हम करते हैं। मैं छाया जी को आमंत्रित करता हूं, डॉक्टर छाया शर्मा, कि आप सरस्वती वंदना कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। छाया जी। नमस्कार। मंच को नमन, वंदन। माँ शारदे को नमन, वंदन। छोटी सी सरस्वती वंदना आपके सामने प्रस्तुत है। कृपया 1 मिनट, आप अभी सब अपने अपने माइक म्यूट कर लें। कृपया माइक म्यूट कर लें मैडम को छोड़ करके, ताकि आवाज डिस्टर्ब नहीं करेगी एक दूसरे को। हाँ जी। हाँ जी, डॉक्टर छाया शर्मा जी, सरस्वती वंदना। हाँ जी। माँ शारदे को नमन। या कुंदेंदु तुषारे हारे धवला, या शुभ्रे वस्त्रावृता, आ या वीणावर दंडे मंडितकरा, या स्वीति पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा, प्रभतिर्भे देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती, निशेषि जाड्यापः, सरस्वती माता सुन लीजे, सरस्वती माता सुन लीजे, मोरी विनती आज विद्यादानी, गुणे खानी दयानी, रसिवानी सरस्वती माता सुन लीजे, गायन वेद प्रकाश करो माँ, गायन वेद प्रकाश करो माँ, आज प्रसदा हो प्रथम स्वर मालिका, गायन वेद प्रकाश करो माँ, आज सदा हो प्रथम स्वर मालिका, सारे गा गा रे सारे दा पा गा पा दा सा रे सारे गा रे तुम ता ना 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 देरे ना देरे ना देरे ना देरे ना देरे ना, सरस्वती माता सुन लीजे, सरस्वती माँ। धन्यवाद। धन्यवाद। माता सरस्वती की वंदना के बाद जो पुस्तक जिसका विमोचन होना है, उसका एक छोटा सा परिचय मैं दूंगा। उसके बाद हमारे अतिथि और सभी साथी उसका विमोचन करेंगे। इस पुस्तक का नाम जो है वो रखा गया है भारत दर्शन एक, दृष्टि अनेक। और इस पुस्तक में कुल 17 रचनाकारों ने अपनी रचनाओं को शामिल करने के लिए भेजा था। रचनाएं बहुत सी आई थी अन्य भी, लेकिन जो भारतीय हमारी अस्मिता को, हमारे गौरव को व्यक्त करती हो, ऐसी रचनाएं सेलेक्ट करके हमने इसमें रखी है। इन रचनाओं में रचनाकारों ने जो तथ्य दिए हैं, अनेक शोधपरक तथ्य हैं
हमारे राष्ट्र की गौरव गाथा को व्यक्त करने वाले उन तथ्यों को सभी समय के अनुसार पढ़ेंगे और उससे निसंदेह है पढ़ने वाले पाठकों का और आने वाले समय में भारत के विकास में, भारत के जो साहित्यिक विकास में एक अहम भूमिका वो निभा पाएंगे, ऐसी मेरी भावना है। तो इसमें जो जो इसमें जो रचनाकार है, किसी का माइक माइक अपना सब बंद कर लें, मैं जिसको आमंत्रित करूं अपना माइक वही चलाएं। मैडम, छाया मैडम जी, आपका भी माइक चालू है शायद, है ना? हाँ, माइक सब बंद कर लें, थोड़ा अच्छा लगेगा हमें बड़े सिस्टमेटिक तरीके से। तो इसमें जिन रचनाकारों की रचनाएं जिस क्रम से आई है, मैं उस क्रम को बता देता हूँ। उसमें जो रचनाकार हैं, पुस्तक आपके सामने होगी, श्री मनोज रूंथला मैकस मनस्थ, और सृष्टि तिवारी शान, डॉक्टर लता अग्रवाल, अंजलि खेर, श्री जीतू कुमार गुप्ता जी, डॉक्टर रवि शर्मा मधुप साहब, जो कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हैं हमारे, डॉक्टर नीलिमा तिग्गा जी, आप कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं, प्रदीप गुप्ता साहब, देशवर्धन सिंह जी राकावत, उनके पिताजी का आज रिटायरमेंट है इसलिए वो कार्यक्रम में जुड़ नहीं पाए हैं, शंकर लाल जी माहेश्वरी, बड़े वरिष्ठ साहित्यकार हैं भीलवाड़ा से, सुरेंद्र कुमार जी माहेश्वरी, डॉक्टर छाया शर्मा मैडम, जिनका अभी हमने मधुर स्वर में सरस्वती वाचन सुना, डॉक्टर नीना छिब्बर, माननीय भाई साहब कुलदीप जी रतनू, श्रीमती रंजना जी माथुर, और मैं गंगाधर शर्मा हिंदुस्तान। ये रचनाकार हैं इस पुस्तक में। और मैं अब भाई साहब की अनुमति चाहता हूँ। भाई साहब, पुस्तक प्रस्तुत कर दी जाए सामने। अध्यक्ष महोदय की अनुमति हो तो पुस्तक का विमोचन के लिए प्रस्तुत करूं। इनका माइक म्यूट है। हाँ बिल्कुल, हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ, पुस्तक दिखाई दे रही है क्या? पुस्तक दिखाई नहीं दे रही। पुस्तक नहीं दिखाई दे रही है। हाँ बिल्कुल, पुस्तक सामने आई होगी, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ गई है। तो लोगो है, अपने साहित्य परिषद का लोगो है। हाँ हाँ, भारत दर्शन एक दृष्टि अनेक, ये इसका नाम जो है ऊपर ऊपर आ रहा है, और नीचे अखिल भारतीय साहित्य परिषद अजमेर, जिसके बैनर तले ये आपकी पुस्तक विमोचित करी है। और बिल्कुल बिल्कुल, अनंत अनंत शुभकामनाएं सभी लेखकों को और इससे जुड़े हुए संपादक मंडल, जिन जिन लोगों ने इसकी प्रति और अपनी जो कुछ भी सहयोग किया, सभी के लिए सभी को बहुत बहुत साधुवाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुस्तक को मैं जरा आगे बढ़ाता हूँ। ये इसका प्रथम पृष्ठ है। जिसका जो लिखा है आमुख के रूप में, भारत दर्शन एक दृष्टि अनेक, अखिल भारतीय साहित्य परिषद अजमेर द्वारा आदरणीय श्री विपिन चंद्र पाठक प्रदेश संगठन मंत्री की प्रेरणा और प्रोत्साहन से प्रकाशित हमारा भारत एवं अजय मेरू त्रिविधा को मिले अपार स्नेह ने एक और कदम बढ़ाने का संबल प्रदान किया और भारत दर्शन एक दृष्टि अनेक पुस्तक अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकी। भारत दर्शन एक दृष्टि अनेक पुस्तक में सम्मिलित किए जाने हेतु अपनी रचनाओं को उपलब्ध कराने वाले सभी रचनाकारों के निस्वार्थ सहयोग के लिए सभी का हार्दिक आभार। बहुत अच्छा। ये इसकी विषय सूची जिस क्रम में आया है उस क्रम में, और इसका फॉर्मेट कैसा है मैं एक बार बता देता हूँ। ये इस तरीके से पुस्तक चलती है, जिसमें शुरू में कवि या कवित्री या लेखक जो भी है उसका छोटा परिचय है जो भी, और उसके बाद उनकी रचनाएं हैं। अभी हम उपलब्ध जितने रचनाकार हैं उनसे थोड़ा थोड़ा उनकी रचनाओं के बारे में जानने का इच्छा जाहिर करेंगे, ताकि वो अपने बारे में कुछ बताएं। अपने मौलिक विचार पुस्तक में जो लिखा है उसका पूरा नहीं करके अपने मौलिक विचार उस पुस्तक से और उसके पीछे का जो भाव है वो 2-3 मिनट में सबको रखना चाहिए।
ठीक है भाई साहब, मैं अपनी स्क्रीन पे लौटूं, पुस्तक इस प्रकार से आगे बढ़ती जाएगी, मैं इसका लिंक कभी शेयर कर दूंगा तुरंत। आप सब इसको पुस्तक को देख पाएंगे। मैं सर्वप्रथम इस पुस्तक में जो उम्र में सबसे कम लेकिन जिसकी रचनाएं बहुत उच्च कोटि की हैं, उन सृष्टि तिवारी के बारे में बताना चाहूँगा कि आपने मनोविज्ञान में आप अध्ययनरत हैं और बहुत अच्छी रचनाएं आपने लिखी हैं। परंतु मैं आमंत्रित आपको न करके सर्वप्रथम मनोज रूंथला मैकस अगर जुड़े हैं तो आपको आमंत्रित करूंगा। मनोज रूंथला मैकस भाई साहब, आप अपनी रचनाओं की और अपने लेखन क्रम के बारे में 2-3 मिनट में कुछ बताएं। आपके पीछे लाइटें कम है, अंधेरे में है, थोड़े से बताइए। आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक म्यूट है, आप अपने माइक को चालू कर लें। व्यक्ति या विचार अंधेरे में रहना ठीक नहीं है। अगर लाइट है तो कमरे में जला लें, और चली गई है तो अलग बात है। मंच को प्रणाम करते हुए पहले तो इसी बात का जवाब दे दूं कि अंधेरे में रहना ठीक नहीं है। भाव अंधेरे में ही पैदा होते हैं सर। आवाज आ रहा है मेरा? आवाज बिल्कुल बढ़िया आ रही है भाई साहब। और दूसरा ये कि मुझे तो एक दर्शक के रूप में आमंत्रित किया गया था, मैं तो आनंद लेने के लिए आया था। आप सभी के दर्शन हुए, और कविताएं तो मुझे तो अभी भी ये भी नहीं मालूम है कि मेरी कौन सी कविता वो जगह मिली होगी। अच्छा। आपकी पत्रिका में। तो त्वरित लेखन करता हूँ मैं, कभी भी कोई भी विषय पे। इतना ही कहूंगा, और आपकी पुस्तक को बहुत बहुत साधुवाद। और मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरा ये चेहरा नहीं दिख रहा। आवाज आ रही होगी आपको लेकिन? चलिए, मैं मेरे फोन में कुछ गड़बड़ नहीं है। ठीक है मैडम, आपकी आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ। तो मनोज भाई साहब के बारे में मेरा सबका प्रणाम। मैं आपको बताऊंगा बाद में। उससे पहले मैं आमंत्रित कर देता हूं मैडम नीलिमा तिग्गा जी को। डॉक्टर नीलिमा तिग्गा, आपका एक बहुत सुंदर लेख उस पुस्तक में आया है, तो आप उस लेख के बारे में बताएं, अगर मेरी आवाज उनको सुन रही है तो। अपने लेखन क्रम के बारे में बताएं। आप सभी को मेरा सादर अभिवादन। नहीं दिखता वीडियो। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए आप। बिल्कुल, हाँ, वीडियो कोई बात नहीं दिख रहा तो। हाँ, हमने शिव भगवान का आध्यात्मिक, पौराणिक तथा शास्त्रीय महत्व, इसके ऊपर मैंने एक शोध आलेख लिखा है, और इसके लिए मैंने काफी संदर्भों का अभ्यास किया। हाँ जी मैडम, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। नीलिमा जी आउट हो गए हैं शायद, हालांकि तस्वीर उनकी आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। ब्रह्मांड का जो आकार है, उसी आकार को शिवलिंग का प्रतीक मानते हैं, और शिवलिंग की महिमा एक अनोखी महिमा है। और इसमें ऐसा लेख पढ़ोगे मेरा, तब आपको पता चलेगा कि इसमें शिव भगवान के अनेक रूपों का मैंने विश्लेषणात्मक अध्ययन करके आपके सम्मुख रखा है। आप अवश्य उसे पढ़िए और आपके मनोगत से मुझे अवगत कराइए। धन्यवाद जी मैडम, आपने अपने लेख के बारे में बताया, आपका हार्दिक धन्यवाद। अब मैं इसके बाद में जीतू कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, आसाम से आते हैं, शोध अध्येता हैं, और बहुत अच्छा असमिया लोकगीतों के बारे में आपने बड़ा सुंदर लेख किसमें भेजा है। आप अपने लेखन क्रम और अपनी बारे में आप जो भी बताएं 2-3 मिनट में। गंगाधर शर्मा जी, एक मिनट, उनका चालू होने के पहले, जैसे कि मैंने आपको कल बताया, मैं बर्थडे पार्टी में आई हूँ। हाँ हाँ, तो अभी मैं आपसे विदा लूंगी,
क्योंकि ओके ओके पार्टी ओके, चालू हो ठीक गई है। ठीक ठीक जी मैडम, धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद। ठीक है। हाँ, गुप्ता जी, जीतू कुमार गुप्ता जी, जी, सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मैं असम विश्वविद्यालय का शोधार्थी हूँ। वैसे अभी मैं कार्यरत भी हूँ असम सरकार के पीजीटी में, लेकिन शोध कार्य भी मेरा चल रहा है और मेरा टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है, लोकगीत से। और मैं विशेषकर असम का रहने वाला हूँ और यहाँ जो असम की आदिवासी समुदाय की जो लोग हैं यहाँ पे, इनके बारे में मैं दो चार शब्द बताऊंगा। कि जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि हर अपने अपने राज्य की अपनी अपनी आदिवासी समुदाय होते हैं तथा वहाँ के विशेष कोई लोकगीत होते हैं। उसी प्रकार हम असम के बारे में विशेषकर बहुत लोग नहीं जानते हैं कि यहाँ जो पहले से असमीस में थलुआ बोल के एक शब्द यूज होता है, मतलब ठेठ बोल के, मतलब ठेठ जो यहीं के स्थायी बासिंदा है, यहीं के निवासी है। असमी में मतलब बासिंदा बोल के बोलते हैं उनका शब्द, और वैसे हिंदी में निवासी होंगे। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि असम में जो आदिवासी समुदाय उनके बारे में लगभग लेख अब ना के बराबर, और हिंदी में तो है ही नहीं, आपको बहुत कम मात्रा में मिलेगी देखने को, विशेषकर असमिया में, और इंग्लिश में कुछ आपको देखने को मिल जाएंगी। मेरा विशेषकर मैं भोजपुरी समाज, वैसे यूपी से भी बिलोंग करता हूँ। वैसे मेरा जन्म असम में ही हुआ, लेकिन फिर भी मैं असम में जब जन्मा तो मैं सोचा असम के बारे में ही दो चार लिखूं और कुछ शोध कार्य करूं। तो इसके ऊपर मेरा ये जो शोध है, मैं आप लोग बाद में पढ़ेंगे। इसमें मैंने अलग अलग ट्राइब है जिसमें सिर्फ कार्बी को लिया है। वैसे कार्बी, कछारी, डिमासा अलग अलग इसमें ट्राइब होते हैं, लेकिन मैं एक बेल्ट को लिया कार्बी, जिसमें हमें अलग अलग इसमें राभा, तिवा, आपातानी, कोच, टोटला, ऐसे मतलब छोटे छोटे उनका क्या कहें जनगोष्ठी है जो लगभग विलुप्त के कगार पर है, जिसके कारण अब असम सरकार इन पर गुरुत्व दे रही है कि इनको और बढ़ावा मिले। साथ ही अब रिसर्च हो रहा है इसी के ऊपर, और लोकगीत भी बहुत मात्रा में अब देखने को नहीं मिलते। बस पुराने लोग हैं कुछ जो गा रहे हैं, बजा रहे हैं, लेकिन पुराने लोगों के साथ ही लोग विलुप्त की कगार पर है। तो मैं चाहता हूँ से दूसरे प्रदेश के लोगों को भी कुछ सहायता मिले तथा कुछ समझ सके कि असम में भी किस प्रकार के लोग रहते हैं तथा यहाँ के लोकगीत किस प्रकार के। वैसे शोध में मैंने बहुत छोटा करके लिखा कि लोग असल में थोड़ा भी हो तो समझ सके। और इसमें हम लोग विवाह गीत को और बिहू विशेषकर यहाँ पर है कि बिहू के बारे में प्राय सभी लोग जानते हैं। 3 प्रकार के बिहू असम में मनाए जाते हैं। और अभी हाल ही में असम सरकार ने एक इंडिजिनियस एंड कल्चरल डिपार्टमेंट बोल के एक अलग से विभाग खोल दिए कि अपनी संस्कृति और अपनी जो धरोहर उसको बचा के रखा जा सके तथा इसका विकास हो सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सीमित समय में मैंने बहुत कुछ नहीं बता पाया, गलती हुई तो माफी चाहूंगा। धन्यवाद धन्यवाद गुप्ता जी, बहुत अच्छा आप बोले और बड़ा सुंदर। बस आपका वीडियो चालू नहीं था इसलिए हम खाली आपकी आवाज़ सुन पाए। धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा मैडम छाया शर्मा, जिन्होंने हमें बड़ा मधुर गीत सुनाया। आपके भी इसमें काफ़ी आलेख आए हैं। आप अपने लेखन क्रम के बारे में 2-3 मिनट में बताएं। नमस्कार। मैंने जो उसमें लिखा है कविताएं, भारतीय जीवन संस्कृति मुझे बहुत प्रिय है और उसको मुखरित होने का प्रयास मैंने करा है। हिंदी भाषा से मुझे बहुत लगाव है और जब कोई अंग्रेजी में लिखता है किसी भी बात को, तो हम हिंदी प्रेमी हैं तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता है कि हिंदी के होते हुए भी कई बार हम उसमें इंग्लिश के लिख देते हैं। तो हिंदी भाषा के ऊपर और हमारी जो भारतीय देशभक्ति की गरिमा है, वो जो जज्बा है, जो अभी देखने में नहीं मिलता है कई जगह स्कूलों में, विद्यालयों में, तो मैं ये चाहती हूँ कि कम से कम इनको पढ़ करके बच्चों के मन में भी आगे प्रेरित हों और आगे बढ़ते जाएं। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं जीवन संस्कृति को लेकर चलती हूँ और भारतीय संस्कृति मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। मैं कह नहीं सकती इस विषय में, उसी संस्कृति को उकेरने का मैंने प्रयास किया। थैंक यू। धन्यवाद आपका, विशिष्ट धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा हमारे यहाँ अजमेर के जो स्तंभ हैं इस अखिल भारतीय साहित्य परिषद के, अजमेर महानगर के कुलदीप सिंह जी रत्नू साहब, भाई साहब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप अपनी रचना धर्मिता के बारे में बताएं।
भाई साहब, आदरणीय भाई साहब कुलदीप सिंह जी रतनू साहब। रतनू जी, कुलदीप सिंह जी रतनू साहब, शायद रत्नू जी के पास तक आवाज जा नहीं पा रही है अभी। इस बीच में हमारे साथ जिला संयोजक हमारे जो हैं गोविंद जी भारद्वाज साहब, वरिष्ठ साहित्यकार, बाल साहित्यकार, पूरे विश्व भर में जाने जाते हैं, खाली भारत में ही नहीं। उनसे मैं चाहूंगा कि वो, हालांकि पुस्तक में आपने कहीं कोई रचना नहीं दी, पर इनका योगदान अक्षुण्ण है। ऐसा नहीं है कि इनका योगदान नहीं है, इनकी प्रेरणा हमारे लिए सदैव संबल का कारण रहती है। मैं भाई साहब गोविंद जी भारद्वाज से चाहूंगा कि आप अपनी रचना धर्मिता के बारे में हमें कुछ बताएं 2 मिनट में। नमस्कार विपिन जी। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब को नमस्कार, उनको भी मेरा प्रणाम। लता जी का मेरा बहुत बड़ा साथी, दिल्ली से हैं आप। और ये जो मुझे जो सूचना मिली कि इस तरह का कार्यक्रम है, मैं आज आपको बता दूं नरेंद्र जी, आदरणीय विपिन जी, कि मैं बीमार हूँ, मेरे वायरल है और मेरे गले में दिक्कत है। लेकिन मैंने जब ये समाचार सुना तो मैंने 7 बजे इस कार्यक्रम को देखने की लालसा मुझ में जगी। तो मैं एक छोटा सा बाल साहित्यकार हूँ और मैंने जो प्रारंभ किया था तो बाल साहित्य से प्रारंभ किया था, और उसी ने मेरे देश में पहचान बनाई आप सबके आशीर्वाद से। और वही बच्चों के लिए लिखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चों की भावनाएं समझना, बच्चों के मनोविज्ञान को समझना मेरे लिए बड़ा प्रिय विषय रहा है। इसलिए मैंने पिछले 25 सालों से बाल साहित्य पर काम किया है। धीरे धीरे बाल साहित्य के साथ साथ लघु कथा और गजल, हिंदी गजल पर भी मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन ये सब आप लोगों का साथ मिला, अखिल भारतीय साहित्य परिषद, अजमेर साहित्य मंच, जो बहुत अच्छा कार्य अजमेर में कर रहे हैं, और आपके सभी दिशा निर्देशन में हम सब जुड़े हुए हैं। आदरणीय विपिन जी से मुलाकात हुई थी अपने आदर्श विद्या मंदिर में इस कार्यक्रम के दौरान, तो उनके जो प्रेरणा और आशीर्वाद हमें मिला, और गंगाधर जी ने इतना अच्छा जो पुस्तक निकाली है। और हमारे अजमेर के साहित्यकारों के अलावा असम के गुप्ता जी थे, लता जी की जो रचना है और मधुक जी की रचना है। अच्छा लगा कि ऐसे साहित्यकारों से जुड़कर अजमेर को भी एक मार्गदर्शन मिलेगा, और ये पत्रिका राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका बन गई है। इसलिए सब साहित्यकारों को मेरा हृदय से नमन, और संयोजक, संपादक और इतना अच्छा कवर जो इन्होंने बनाया है, इस सब के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मुझे याद करते रहिए। आज मैं अस्वस्थ हूँ, इस वजह से क्षमा चाहता हूँ। आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई साहब, आपके इस अस्वस्थता की वजह से ये कार्यक्रम मुझे संचालित करना पड़ रहा है, अन्यथा आज के संचालक आप ही होते। आपने पहला यही कहा मेरा स्वास्थ्य डाउन है। शर्मा जी, नमस्ते जी मैडम। नमस्कार। एक्चुअल में कंप्यूटर पे मैं दिखाई नहीं दे रही थी, और कुछ एक अर्जेंट मीटिंग भी चल रही है। मैंने अभी मीटिंग छोड़ी है 5 मिनट के लिए, तो क्या मैं अपनी मुझे समय मिल सकता है? मैं आप ही को आमंत्रित करता हूँ। आप आज हमारे विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर लता अग्रवाल भोपाल से। आप अपनी रचना धर्मिता पे 2-3 मिनट में अपनी बात रखें। सभी को बहुत बहुत नमन करती हूँ। और भारत दर्शन जो विषय रखा है, वो विषय अपने आप में इतना बड़ा है, इतना विस्तार लिए हुए है कि उसको हम चंद शब्दों में बांध नहीं सकते, क्योंकि भारत दर्शन की अपनी विश्व में अनूठी परंपरा है। ये धर्म प्रधान है, इसमें आस्तिकता है, श्रद्धा है। ये पूरा जो अखंड आर्यावर्त था, इस आर्यावर्त को जो बांध रखा था जिन प्रमुख सिद्धांतों ने, आज भले ही हमें उन सिद्धांतों में बड़ी कमियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन कुछ न कुछ जो कहते हैं ना कि कुछ न कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो ये हमारे भारत दर्शन की कुछ बहुत सारी, इस पे बहुत लंबी चर्चा होने की आवश्यकता है। और इसी का एक पार्ट है श्रीमद् भगवत गीता, जिसको मैं एक धर्मशास्त्र की अपेक्षा जीवन शास्त्र अधिक कहना पसंद करती हूँ। और मैं इस संग्रह में मेरी एक कविता जो उसमें है, तुम पार्थ बनो, मैंने प्रयास किया है कि उस कविता के माध्यम से पूरी गीता को मैं
उसमें ढालने की कोशिश करूं, तो मैंने प्रयास किया है कि गीता का क्या मूल तत्व है, क्या हेतु है, क्या उद्देश्य है, उसको मैंने कविता के माध्यम से कहने का प्रयास किया है। दूसरी मेरी कविता है, उसमें द्रौपदी के ऊपर है प्रतिशोध। तो वो द्रौपदी एक द्रौपदी जो थी जिसका चीर हरण हुआ था, जिसका वस्त्र हरण हुआ था। लेकिन आज अगर हम जब बात करते हैं कि हमारे देश में काफी कुछ बदल गया है, लेकिन जब स्त्रियों की बात आती है तो हम देखते हैं कि आज भी चीर हरण चल रहा है। तो उस द्रौपदी से आज की द्रौपदी की तुलना करते हुए मैंने एक कविता, जो मेरे मन में विचार उमड़े थे, क्योंकि एक जगह हमारी मित्र मंडली के बीच में ये बात हुई थी कि उस युधिष्ठिर ने द्रौपदी का चीरहरण किया था, क्यों ना आज के युग में द्रौपदी युधिष्ठिर का चीरहरण करे। तो ये बात मुझे कुछ खटकी कि क्या हम अपना जन्म प्रतिशोध में ही बर्बाद करेंगे? ये तो कोई बात नहीं हुई कि किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो हम भी उसके साथ करें। तो मैंने इसी बात को लेकर ये कविता रची है कि क्या स्थिति बन सकती है अगर आज भी स्थितियां नहीं सुधरी तो। और एक, जैसा कि सर ने मुझे बताया था कि उसमें 3 रचनाएं मेरी, और एक मैंने खुदीराम बोस के ऊपर उनके जीवन चरित्र को लेकर क्या घटित हुआ था और क्या उनके जीवन से हम प्रेरणाएं ले सकते हैं। तो इस तरह ये मेरे 3 कहना चाहिए मेरे एक छोटे से प्रयास जिसको आपने स्थान दिया है। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे सम्माननीय आदरणीय देवदत्त जी, जिनका मैं बहुत सम्मान करती हूँ और मैं मानती हूँ कि पौराणिक विषयों के बहुत प्रबुद्ध वक्ता हैं वो, और मैं आज सभी को नमन करती हूँ। बहुत बहुत आभार। मैं आपके साथ हूँ, लेकिन वो कंप्यूटर में ना वॉइस नहीं आ रही थी, तो मैंने अभी मोबाइल से अपने आप को ज्वाइन किया था। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद जी मैडम आपका। आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। आपका हार्दिक मेरा बहुत बहुत इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बीच में अन्नाराम जी शर्मा साहब जुड़े थे, मैं आपका स्वागत करता हूं और भाई साहब कुलदीप जी रत्नू साहब से आग्रह करूंगा कि आप अपनी रचना धर्मिता के बारे में 2-3 मिनट में बताएं। भाई साहब रत्नू जी। सभी के श्री चरणों में पुनः प्रणाम। आवाज आ रही है मेरी? प्रणाम भाई साहब, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैं निवेदन कर रहा था कि ये जो मैंने इसमें लिखा है कि भारत में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने मृत्यु को जीत लिया, जिनके शरीर की मौत नहीं हुई, उनके शरीर को बड़े अद्भुत तरीके से पता नहीं कहाँ गए है। जैसे कबीरदास जी हुए, उनके बारे में मैंने लिखा है कि वो कबीरदास जी फूल बन गए। आधे फूलों को लिया जलाया गया, आधे फूलों को दफनाया गया। ऐसे ही ईश्वरदास जी हुए, बहुत तगड़े। इन्होंने घोड़े सहित भगवान कृष्ण की द्वारिका में अपने आप को झोंक दिया और लंबे समय तक वो दिखते रहे और पता नहीं ओझल हो गए। ऐसे करणी माता हुई है। करणी माता के रूप में कहते हैं कि वो 151 साल के होकर के और एक पानी की बूंद सर पे डलवाई और वो सूरज में मिल गई। ऐसे ही मीराबाई हुई। मीराबाई नाचते 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 भगवान कृष्ण के द्वारका जी के मंदिर की मूर्ति में खो गई। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु हुए, वो भी नाचते हुए अपने जो पुरी जी हैं, उस पुरी जी की जो एक रथ यात्रा निकलती उसमें मूर्ति में खो गए। यानी हम इतने गौरवशाली कि हमने हमारे जीवन से ऊपर जीवन जी करके जिया है। आज भी उस प्रकार के जीवन को देखने की, समझने की हमारे को जरूरत है। मैंने इस बात को इसमें इस लेखों में लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सभी को पुनः। धन्यवाद भाई साहब। आपके 5 ही लेख इस जो हमारी परंपरा बड़ी गौरवशाली रही है उसको निसंदेह आगे बढ़ाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब मैं आदरणीय कृष्ण कुमार शर्मा साहब से कहूंगा कि आप अपने बारे में, अपने रचना धर्मिता के बारे में 2 मिनट में कुछ बताएं। कृष्ण कुमार जी शर्मा, अगर आवाज सुन रहे हैं तो। प्रभु को नमस्कार। नमस्कार। मैं आज भावविभोर हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ कि आप साहित्य परिषद ने मुझे छोटा सा अवसर दिया है और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मंच दिन प्रतिदिन अग्रिम पंक्तियों में आता जा रहा है
हमारे गंगाधर जी इसके प्रणेता हैं, और हमारे देवदत्त जी अग्रज हमारे, और सभी गुणीजन सबको प्रणाम करता हूँ। और कुछ समय जो मैंने इस बीच अपनी कविता लिखी है उसके बारे में यही कहना चाहूंगा कि परिवार से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है। परिवार हर मुखिया की अहम भूमिका होती है, चाहे वो बेटी हो, चाहे पिता हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो अपने नाते रिश्तेदार, सबकी अहम भूमिका होती है। इन सब भूमिकाओं को लेते हुए मैंने जो अपनी 4-5 रचना की है, बेटी पे मैंने कविता लिखी है, परिवार पर कविता लिखी है मैंने, वो मेरे बचपन में अपना बहुत नाज होता सब, बचपन में सब कुछ हम लोग सीख लेते हैं। आज की जो परिपाटी है वो और हमारा जो बचपन बीता है उसमें बहुत डिफरेंस था। उसको दोनों को दर्शाते हुए मैंने कविता लिखने का प्रयास किया है। शायद आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत को नमस्कार पुनः। धन्यवाद शर्मा साहब। अब मैं इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई डॉक्टर विनीता जैन साहब से कहूंगा, हालांकि आपकी रचना उसमें पुस्तक में नहीं है, लेकिन आपका सहयोग और आशीर्वाद हमें सदैव रहा है। आप अपने रचना धर्मिता के बारे में 2 मिनट में अगर जुड़े हैं तो, आवाज सुन रहे हैं तो बताएं। डॉक्टर विनीता जैन साहब। जी आदरणीय, मैं जुड़ती हूँ। हाँ, वीडियो आपका चालू नहीं है मैडम। जी बिल्कुल। इस गूगल मीट में जुड़े हुए सभी रचनाकारों को मेरा सादर प्रणाम। और गंगाधर शर्मा जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपने और इस पूरे समूह ने मिलकर जिस प्रकार से एक परिकल्पना की, जिस तरीके की किताब थी, और इस पुस्तक में जिस तरीके से आपने जो मैंने अभी तक सुने हैं, जो आलेख इकट्ठे किए गए हैं और वो एक जगह पर हमें पढ़ने को मिलेंगे, तो ये बहुत ही हमारे लिए हर्ष की बात है कि अजमेर शहर की नहीं और बाकी जगहों से भी, भोपाल से भी, दिल्ली से भी, कई और जगहों से भी लोग जुड़े हैं। तो मैं सभी को साधुवाद और हार्दिक बधाई प्रेषित करती हूँ। मेरी रचना इस बार इसमें नहीं है, वो मेरी ही गलती की वजह से है, पर आगे आने वाले समय में मेरी तरफ से ये स्थिति नहीं होती। ये इस बात का मैं अपने आप से एक प्रण कर रही हूँ। थोड़ा बहुत लिखती हूँ, कविताएं ज्यादा लिखती हूँ, कुछ आलेख, और आप सबका पढ़ती हूँ तो मनोबल बढ़ता है, एक संबल मिलता है कि हाँ कुछ अच्छा लिखेंगे तो अच्छा पढ़ा भी जाएगा। और साथ ही साथ एक जो साथ में जो इतने माननीय रचनाकार हैं, जब वो आपकी एक रचना को पढ़ते हैं और उस पर अपनी टिप्पणी देते हैं तो सचमुच एक गर्व का अनुभव होता है कि हाँ मैंने कुछ तो ठीक लिखा है। तो प्रकृति से संबंधित, प्रकृति से ओतप्रोत और प्रकृति से ही कुछ अनुभूति लेते हुए, कुछ क्षण उनसे चुरा के, उससे चुरा के शब्दों को कुछ इकट्ठा करने की, संजोने की कोशिश करती हूँ। आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे समय दिया। बहुत धन्यवाद और सबको एक बार फिर बधाई। धन्यवाद जी मैडम, आपका स्नेह और आशीष ऐसे बना रहे हमारे ऊपर। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय देवदत्त जी शर्मा साहब से आग्रह करूंगा कि आप अपने आशीर्वचन से इस कार्यक्रम को आप्लावित करें। आपका माइक चालू नहीं है। एक दो सृष्टि तिवारी वगैरह बैठे हुए थे, अभी उनको चांस देते हैं। सृष्टि तिवारी भी थी। रत्नू जी भाई साहब बताएंगे उनके बारे में। रत्नू जी अगर यदि। हाँ भाई साहब, वो सृष्टि तिवारी है, वो थोड़ा किसी रोग से ग्रसित है, वो अच्छा। बोलेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। हाँ, वो जुड़े हैं, ये हमारा सौभाग्य है। बहुत अच्छी बात है। उनके भैया के साथ में तो बात करूंगा, देखें हाँ शायद
नहीं आप तो करो। हाँ हाँ सर, देवदत्त जी भाई साहब, हाँ ठीक है। हाँ आप आशीर्वचन से हमें। आज आप सबको नमस्कार मेरा। और सबसे पहले तो मैं इस किताब के लिए गंगाधर जी को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि इन्हीं का सारा परिश्रम इस किताब में हुआ है। नहीं, बधाई तो पूरी हमारी परिषद को है। नहीं, सभी को है, परिषद को भी है, आपको भी है, और जिन्होंने रचनाएं लिखी उनको भी है, बिल्कुल। अब जहां तक भारतीय संस्कृति की बात है, मूल जो इसका सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम और मर्यादा, ये दो मुख्य पॉइंट, और मैं इन्हीं को लेकर के पौराणिक साहित्य के ऊपर लिखता रहा हूँ। ये करीब करीब मेरे साथियों को पता भी है। और पौराणिक विषयों में मैं उन चीज़ों को उठाता हूँ जो हमारे शास्त्रों में तो है, लेकिन उन सबकी जानकारी लोगों को नहीं है। उसका गहन अध्ययन बहुत आवश्यक है। बहुत सी भ्रांतियाँ, जैसे रामायण है, महाभारत है, भागवत है, इनका मैंने अध्ययन किया, तो मैंने ये पाया कि हकीकत कुछ और है और उसको दूसरे रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो विद्वानों का ये कर्तव्य है कि वो उनमें से असली चीज को सामने प्रस्तुत करे और कोई भ्रांतियां हो तो उसको दूर करे। यही मेरा उद्देश्य रहा है। धन्यवाद आपके इस आशीर्वचन के लिए। अब मैं मुझे कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनको मैं जानता नहीं हूँ, अगर उनकी रचना इस पुस्तक में है तो मैं आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि मेरे को स्क्रीन भी पूरी नज़र नहीं आ रही है। अगर कोई जिसका मैं नाम लेने से चूक गया हूँ और जिसकी रचना पुस्तक में है, तो वो आप अपने आप माइक चालू करके अपना बताएं। शर्मा जी, आप मुख्य अतिथि हैं, आपको मैं रवि शर्मा जी को नहीं बुला रहा हूँ, रवि शर्मा जी के अलावा तो मैं डॉक्टर रवि शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं, आज के हमारे मुख्य अतिथि, कि आप अपने रचनाक्रम के बारे में हमें बता करके, जैसा भी इस मंच को वो जो चाहे वो दें, उनको खुला हाथ है। आदरणीय डॉक्टर रवि शर्मा जी मधुप, आप दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के अंदर हिंदी के HOD हैं। इससे ज़्यादा मैं आपके बारे में नहीं बताऊंगा, आपकी लेखनी आप जब पढ़ेंगे तो वो स्वतः बोलेगी। डॉक्टर शर्मा साहब। धन्यवाद माननीय गंगाधर शर्मा जी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विपिन पाठक जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित आदरणीय देवदत्त शर्मा जी, जिनकी रचनाएं समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में पढ़ने का सुअवसर मिलता रहता है, डॉक्टर लता अग्रवाल जी, और कार्यक्रम के संयोजक, पुस्तक के संपादक, सूत्रधार, जो अखिल भारतीय साहित्य परिषद अजमेर के अध्यक्ष भी हैं, माननीय श्री गंगाधर शर्मा हिंदुस्तान। उन्होंने अपने नाम के साथ ही हिंदुस्तान को समाहित कर लिया है। एक बहुत ही सुखद अनुभूति होती है इसको सुनकर, पढ़कर। और कुलदीप जी जो संयोजक हैं इस संस्था के, और जो उपस्थित बहुत से मैं देख पा रहा हूँ अपने परिचित साथियों को, डॉक्टर ममता सिंगला जी हैं यहाँ, डॉक्टर अनीता उपाध्याय जी हैं, सुषमा भटनागर जी हैं, छाया शर्मा, विनीता कृष्ण कुमार जी, और बहुत से मित्र इसमें हमारे शामिल हैं, जुड़े हुए, सभी को मैं नमन करता हूं। और इस तीसरी ई बुक के लिए मैं गंगाधर शर्मा जी और अखिल भारतीय साहित्य परिषद अजमेर को हार्दिक बधाई देता हूं, क्योंकि अब जो भविष्य है वह हस्त प्राप्त पुस्तकों के साथ साथ ई पुस्तकों का भी है। और ई पुस्तकों के माध्यम से जिस तरह से पुस्तकें आसानी से देश विदेश में बैठे पाठकों तक पहुंचेंगी, ये जो एक भविष्य की कहिए कि स्थिति है, उसको समझते हुए गंगाधर शर्मा जी ने ये प्रयास शुरू किया है। और मैं इस प्रयास को नमन करता हूँ। एक तरह से कह सकता हूँ कि भविष्य दृष्टा हैं, कि जो भविष्य में पुस्तकों की लोकप्रियता जिस माध्यम से होने जा रही है उसको आपने पहचाना है, और उस माध्यम से ये पुस्तकें उपलब्ध कराने का जो आपने यह प्रयास शुरू किया है, मैं इस प्रयास की प्रशंसा करता हूँ। और मुझे ज्ञात हुआ है कि तीसरी ई बुक है, इससे पहले 2 ई पुस्तकें आप प्रकाशित कर चुके हैं इस माध्यम पर, और ये तीसरी पुस्तक आई है। तो मैं इस पुस्तक प्रयास के सराहना करता हूं। और पुस्तक तो देखने के बाद ही पता चलेगा कि उसमें क्या है, लेकिन जिस तरह से आपने बताया और जिस तरह से मुझे अभी देखने का अवसर मिला है, लग रहा है कि एक निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय प्रयास आपने किया है। और इसमें जो नाम से ही पता चल रहा है भारत, उसमें आपने बताया दर्शन एक दृष्टि अनेक, तो ये नाम अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। और भारत जिस अनेकता में एकता का पर्याय रहा है, उसका भी संकेत कहीं ना कहीं अवश्य ही इन रचनाओं में मिलेगा,
ऐसा भी मुझे अनुमान लग रहा है। और मैंने आपके अनुरोध पर 4 अपनी रचनाएं भेजी थी और मुझे ज्ञात नहीं है कि कौन सी रचना उसमें शामिल हुई है पुस्तक में, और ये पुस्तक को मैं जब देखूंगा तब इसमें और अंदाजा लगेगा क्या क्या इसमें प्रकाशित हुआ है। और जहाँ तक अपने लेखन के बारे में मेरे पास कुछ विशेष कहने के लिए नहीं है, केवल इतना ही कहूँगा कि पिछले लगभग 35-40 वर्षों से हिंदी साहित्य भाषा का अध्ययन और उसके विद्यार्थी के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ, और जो भी मन में कुछ उठता है भाव किसी न किसी रूप में उनको लिखने का प्रयास भी साथ साथ ही माँ सरस्वती की कृपा से चलता रहा है। और अभी तक मेरे 3 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, और मूलतः मैं व्यंग्यकार हूँ, तो 2 व्यंग्य की पुस्तकें मेरी प्रकाशित हो चुकी हैं, तीसरा व्यंग्य संग्रह भी तैयार है, भविष्य में कभी समय होगा प्रकाशित होगा अपने समय आने पर। और विभिन्न विषयों पर जो मेरे लेख छपते रहे हैं उन्हें पुस्तकाकार प्रकाशित करने का भी मुझे सौभाग्य मिलता रहा है। ग्लोकल हिंदी नाम से मेरे हिंदी संबंधी लेख हैं। एक पुस्तक तो तबीयत से उछालो यारो, इस शीर्षक से मेरे युवाओं से संबंधित लेख प्रकाशित हुए हैं। चिंतन के साहित्यिक रंग शीर्षक से मेरी साहित्यिक जो लेख हैं वे प्रकाशित हुए। अभी ताजा पुस्तक मेरी आई है 2021 में, अभी पिछले महीने ही आई है, चिंतन के विविध रंग। उसमें मेरे विविध विषयों पर जो लेख लिखे हुए हैं वे पुस्तकाकार आए हैं, और ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय के सहयोग से, उनके आर्थिक अनुदान से यह पुस्तक मेरी प्रकाशित हुई है। इसके अतिरिक्त विरासत नाम से एक रेडियो धारावाहिक 13 कड़ियों का, जिसमें मैंने भारत से संबंधित 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिया था। एक है जिसमें मैंने काल गणना को लिया है, भारतीय कैलेंडर और ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो इस समय प्रचलित हो गया है, इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए मैंने ये 8 कड़ियों में, 13 आधे घंटे की 8 कड़ियों में इस विषय को लिया, और इसमें बच्चों को मैंने जोड़ते हुए पूरी इसकी कल्पना की है कि इसमें बच्चे दादाजी दादी जी के माध्यम से किस तरह से इन बातों की जानकारी प्राप्त करते हैं, और कैसे भारतीय कैलेंडर कितना वैज्ञानिक है, कितना व्यवस्थित है, कितना नियोजित है, इसके बारे में बताया। और उसके समानांतर मैंने यह भी बताया कि जो प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर है इसमें किस तरह की मनमानी छूट लेकर के किस तरह से इसमें बिना किसी आधार के महीनों के नाम रखे गए, अलग अलग आधारों पे रखे गए हैं, लेकिन उसमें वैज्ञानिकता नहीं है, किस तरह से नाम बदले गए, ये सारी बातें इस धारावाहिक में, रेडियो धारावाहिक में 8 कड़ियों में आधे घंटे की आई। उसके अतिरिक्त 4 कड़ियों में मैंने बताया कि भारत के जो विविध त्योहार हैं उनको मैंने उसमें लिया है, राष्ट्रीय त्योहार भी हैं, प्रादेशिक त्योहार भी हैं, और उसमें जो हमारे अन्य त्योहार हैं, धार्मिक त्योहार हैं, उन सबको आधार बनाया। और उसके अतिरिक्त मैंने भारत की लिपियों को लेकर के भी 1-2 एपिसोड लिखे हैं। तो इस तरह 13 कड़ियों का ये धारावाहिक रेडियो पर प्रसारित हुआ था आज से लगभग 20-18 साल पहले, तो उसी को पुस्तकाकार प्रकाशित किया गया था। तो इस प्रकार थोड़ा थोड़ा प्रयास लेखन का चलता रहता है विविध विषयों पर, और जैसा जब मन होता है और जैसी माँ शारदे की कृपा होती है वह रचना रूप ले लेता है। मैं कभी भी किसी एक विधा में अपने आप को बांध नहीं पाया कि मैं केवल कविताएं ही लिखूं या केवल व्यंग्य ही लिखूं, इसलिए किसी एक क्षेत्र में मेरी पहचान आज तक नहीं बन पाई है। ये मुझे हानि भी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि ये व्यंग्यकार हैं, ये कवि हैं, ये कहानीकार हैं, ये बाल साहित्यकार हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जहाँ थोड़ा बहुत जो संभव हो पाया मैं लिखता रहा हूँ। अपनी तरफ से यही प्रयास रहता है कि समय का कुछ सदुपयोग हो और आने वाली पीढ़ी को कुछ सार्थक दे पाएं। इसी उद्देश्य से कुछ ना कुछ लिखने का प्रयास लगातार रहा है, और अनेक पत्र पत्रिकाओं ने मेरे लिखे हुए को छापा है। राष्ट्र के जितने भी प्रमुख समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, उनमें लगभग 500 रचनाएं अभी तक अलग अलग समय पर प्रकाशित होती रही हैं। वे ही पुस्तकाकार भी आती रही हैं समय समय पर। और इसमें पुस्तक में जो मैंने भेजे थी रचनाएं, उनमें मैंने एक डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी, जो मैं मानता हूँ बहुत अद्भुत व्यक्तित्व के धनी रहे, उनके व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए एक मैंने लेख भेजा था। एक मैंने रेडियो रूपक, मैं भारतीय नववर्ष बोल रहा हूँ जो रेडियो से आधे घंटे का प्रसारित हुआ था, रेडियो रूपक, वह भी मैंने लिख करके भेजा। और प्रेरक प्रसंग मैंने डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन से संबंधित मैंने भेजे थे। और एक आत्मकथा, मैं भारत हूँ, इस शीर्षक से भी मैंने भेजा। तो इन सब में से कुछ रचनाएं आदरणीय गंगाधर जी ने शामिल की होंगी, ऐसा मुझे अनुमान है, विश्वास है। और पुस्तक में उन्होंने मुझे आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि का दायित्व दिया। मैं बड़ा
हैरान भी हुआ कि मुझे कहाँ आपने इस कार्य के लिए रखा है, लेकिन उनका आदेश हुआ तो मैंने कहा कि जैसा आप कहेंगे वैसा मैं इसमें शामिल हो जाऊंगा। तो उनके आदेश से मैं इस कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ। और विषय तो बहुत ही व्यापक है, इस पे तो जितना बोला जाए उतना कम है, और अभी समय की सीमाओं को देखते हुए मैं इसमें अभी बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा। मैंने लेख में अपने कुछ बातें रखी हैं, जो शोधपरक लेख मैंने लिखा था, जिसमें भारत की जो विविधता है और उसकी जो हमारी उपलब्धियां रही हैं, मेरा प्रयास है उन उपलब्धियों को नई पीढ़ी तक लाया जाए। और भारत के संबंध में बहुत सी भ्रांतियां जो अंग्रेजों ने षड्यंत्र के तहत पूरी दुनिया में फैलाई, आज समय है हम उन भ्रांतियों को दूर करें। और जो हमारी वैज्ञानिक उपलब्धियां रही हैं, खासतौर पे जो प्राचीन भारत जो हमारा स्वर्णिम युग रहा है, उसको लेकर के जो उपलब्धियां रही हैं, और विज्ञान में तो इतना अद्भुत कार्य हमारे पूर्वजों ने किया है, वह देखकर सोचकर ही आज हैरानी होती है कि उस समय जब आज के हिसाब से अंग्रेजी नहीं थी। जैसा कि आज बहुत लोग कहते हैं कि बिना अंग्रेजी के हम उन्नत नहीं हो सकते, बिना अंग्रेजी के हम आधुनिक नहीं हो सकते, बिना अंग्रेजी के हम विकसित नहीं हो सकते, बिना अंग्रेजी के हम डॉलर नहीं कमा सकते। इस तरह की जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उनका खंडन करने के लिए भी आज हमें पुनः आवश्यकता है कि हम अपने उस गौरवमयी अतीत को देखें और उन उपलब्धियों को नई पीढ़ी के सामने रखें, जिनको आज विश्व के जो नवीनतम उपलब्धियों से युक्त नासा जिसको हम कहते हैं, वह प्रमाणित कर रहा है कि हाँ ये बातें ठीक हैं। उन बातों को हजारों साल पहले, आज से 2000 साल पहले, 2500 साल पहले हमारे वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा था। जब दुनिया को कपड़े पहनने की अकल नहीं थी, उस दौर में हमारे ऋषि मुनियों ने, जो वास्तव में वैज्ञानिक थे और इन कहते हैं भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर आश्रम बनाकर रहते थे, वहां पर वे शोध करते थे और उन शोध को उस समय के राजा महाराजा प्रायोजित करते थे, उन्हें सारा समर्थन, सारे साधन उपलब्ध करवाते थे। वे शोध आज आवश्यकता है कि हम विश्व के सामने लाएं, जिसको मैकॉले ने विधिवत रूप से षड्यंत्रों के तहत नष्ट किया, हमारी गुरुकुल पद्धति को नष्ट किया और उसके स्थान पर इस पद्धति को लेकर के आए जिसने हमें अपनी जड़ों से काट दिया। आज के बच्चे, हम कहते हैं कि वो गिनती नहीं जानते, बहुत छोटी सी बात है कि उनको 38 और 49 और 78 नहीं पता है। कौन दोषी है इसके लिए? इसके लिए मैकॉले की शिक्षा नीति तो दोषी है ही, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात जो हमारे नीति निर्माता रहे वे भी दोषी हैं। पिछले 75 वर्षों में आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो आज आवश्यकता है कि हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि इन 75 वर्षों में हमने अपनी उस उदात्त भारतीय संस्कृति को, उस भारतीय ज्ञान संपदा को अपनी नई पीढ़ियों को प्रेषित करने का क्या कार्य किया? हमने नहीं किया। हमने उसी मैकॉले की उस गलत नीतियों को, शिक्षा नीतियों को जो का त्यों लागू किया, जिसका परिणाम ये है कि आज हमारे बच्चे संस्कृत तो बहुत दूर, हिंदी से, हमारी भारतीय भाषाओं से, हमारी बोलियों से भी कटते चले जा रहे हैं। और बहुत बड़ा संकट हमारी भाषाओं पर है, हमारी बोलियों पर है। इसके प्रति हम लोग बिल्कुल उदासीन हो चुके हैं। आज कोई आंदोलन नहीं हो रहा इस बात को लेकर के कि हम भारतीय भाषाओं को पुनः स्थापित करें। आज कोई आंदोलन नहीं हो रहा कि जो राष्ट्रभाषा हिंदी है उसको अपना स्थान मिले। संविधान में भी स्थान मिला नहीं है। संविधान में जो राजभाषा कहा गया है, आज वह राजभाषा भी केवल कागजों में बनकर रह गई है। हिंदी पखवाड़ा इन दिनों चल रहा है, आज उसका समापन चल रहा है बहुत स्थानों पर। मैं भी एक कार्यक्रम में भी शामिल होकर के आया हूं। तो एक महीने या एक 15 दिन या एक सप्ताह या एक दिन हिंदी मना लेने से हिंदी का महत्व स्थापित नहीं होने वाला है। आज जब हमने अंग्रेजी माध्यम को सारे देश में न जाने किस आदेश से लागू कर दिया है, पूरा देश अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने लगा है, पूरे देश में अंग्रेजी अनिवार्य होती चली गई है और हमें किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। और जहां हिंदी की बात होती है तो तुरंत विरोध शुरू हो जाता है कि हिंदी लादी जा रही है, हिंदी थोपी जा रही है, हमें इसका विरोध करना है। इस तरह की स्थितियां पूरे देश में तुरंत हल्ला हो जाता है, खासतौर पर दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में। ये राजनीतिक षड्यंत्र जो चल रहे हैं और किस तरह से हिंदी की बोलियों को काट कर उन्हें संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। मैथिली को काट दिया गया है, हमारी 17 बोलियों में से निकाल दिया गया है। उसी षड्यंत्र के तहत अब आगे भोजपुरी को लेकर के बात हो रही है। और राजस्थान से हमारे सब जुड़े हुए साथी, मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ये भी एक आंदोलन चल रहा है कि राजस्थानी को भी हिंदी से काट दिया जाए और उसे एक भाषा के रूप में मान्यता दिलवा दी जाए। यह मान्यता दिलवाने का
एक अच्छा कार्य, एक लाभदायक स्थिति तो हो सकती है, लेकिन हिंदी को किस तरह से काटा जा रहा है, खंडित किया जा रहा है। 17 बोलियां मिलकर हिंदी बनती है। आप कल्पना कीजिए कि यदि सारी बोलियां अलग अलग भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त करके हिंदी से अलग हो जाएंगी तो हिंदी कहां बचेगी? क्या सूरदास हिंदी नहीं है? क्या तुलसीदास की रचनाएं हिंदी नहीं है? विद्यापति की रचनाएं तो अब हिंदी नहीं रह जाएंगी क्योंकि वे तो मैथिली हो गई। तो भविष्य में अगर इसी तरह हम काटते चले गए, बांटते चले गए हिंदी को, और ये एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है सारा, लेकिन इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण हिंदी के भविष्य पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और सारी बोलियां भाषा का दर्जा दिला देने से भाषा बन जाएंगी, ऐसा मानना भी एक कल्पना ही कह सकता हूं मैं। उनका महत्व तो हमेशा रहा है, उनको हमेशा सम्मान मिला है। तुलसी से बड़ा सम्मान हमने कभी किसी साहित्यकार को हिंदी में नहीं दिया है। सूर से बड़े कोई कवि हम कभी नहीं किसी को मानते हैं। कबीर से बड़ा कोई रचनाकार हम किसी को नहीं मानते हैं। तो ये सब हिंदी है। अब इनको अलग अलग कर देंगे। अगर आप विद्यापति को अलग कर देंगे, मोहम्मद जायसी को अलग कर देंगे, कबीर को हिंदी से काट देंगे, और ये ब्रज और अवधि जो हिंदी की ताकत रही है उनको हिंदी से अलग कर देंगे। राजस्थानी के जो कवि हैं, जो डिंगल पिंगल जो रूप हैं, जो हमारे पहले कवि हैं, वे सब अगर हम अलग अलग कर देंगे तो सोचिए हिंदी में क्या बचेगा। जिसे हम विश्व भाषा बनाने की बात हम कर रहे हैं, जिसे हम चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया की संपर्क भाषा हिंदी बने, देश विदेश में हिंदी का परचम लहराए। 175 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ रहे हैं लोग, लेकिन अपने ही देश में हम हिंदी छोड़ते चले जा रहे हैं। ऐसे अनेक बिंदु हैं जिन पर आज चर्चा करने की आवश्यकता है, जिन पर आज विचार करके लगातार गोष्ठियां करने की आवश्यकता है, जिनको लेकर के एक आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता है, जिनको लेकर के हमें ये सरकारों को बताने की आवश्यकता है कि इनके बिना ना हिंदी है और ना हिंदी के बिना ये राष्ट्र है। क्योंकि हिंदी केवल वर्ण शब्द और वाक्य नहीं है। हिंदी उस भारतीय संस्कृति को आज लेकर के आ रही है जो हमने हजारों सालों में संस्कृत के माध्यम से विकसित की थी। उस संस्कृति को आज लेकर चलने वाली भाषा है हिंदी, और हमारे बच्चे उस हिंदी को छोड़ रहे हैं। माता पिता चाहे विवशतावश कह लें, चाहे स्वेच्छावश कह लें, इसमें हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। पूरे देश में अंग्रेजी माध्यम थोप दिया गया है। तो मैं बार बार कहता हूं कि ये जो बच्चों को जड़ों से काटने का जो षड्यंत्र चल रहा है, ये 50 वर्ष, 500 वर्ष, 5000 वर्ष नहीं लगेंगे, केवल 50 वर्ष में इसके दुष्परिणाम नजर आने लगेंगे यदि आज हम नहीं जागे तो मैं सभी से आह्वान करता हूं कि इस बारे में लगातार चर्चा करें, पत्र लिखें। प्रधानमंत्री महोदय हिंदी प्रेमी हैं, बहुत सी इस समय सरकारें हिंदी प्रेमी हैं, लेकिन उनको जगाने की आवश्यकता है, उनको ये बताने की आवश्यकता है कि यदि आज हम हिंदी को लेकर के सजग नहीं हुए तो बहुत जल्दी ही हिंदी के माध्यम से जो संस्कृति बचने की संभावनाएं बनी हुई हैं, वे संभावनाएं नष्ट हो जाएंगी। और जब संस्कृति नष्ट हो जाती है तो राष्ट्र तो नष्ट हो ही जाता है। यही काम मैकॉले ने किया था। जिस राष्ट्र की जो रीढ़ थी उसको तोड़ने का काम उन्होंने किया था। लिखा उन्होंने बकायदा, आप सबने पढ़ा है उनका वह वक्तव्य जो 2 फरवरी 1835 को उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में दिया था कि इस देश को गुलाम बनाना है हमेशा के लिए, तो इसकी रीढ़ को तोड़ने की जरूरत है, वरना हम इस देश को गुलाम नहीं बना पाएंगे। और वह रीढ़ है यहाँ की आध्यात्मिक चिंतन, वह रीढ़ है यहाँ की संस्कृति, वह रीढ़ है यहाँ की शिक्षा पद्धति, जो 6 लाख गुरुकुलों के माध्यम से फल फूल रही थी। उन 6 लाख गुरुकुलों को उन्होंने अंग्रेजों ने नष्ट किया, और हमने भी आजादी के बाद उन गुरुकुलों को पुनर्जीवित करने का कोई प्रयास किसी सरकार ने नहीं किया। मैं किसी एक सरकार को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। 75 वर्षों में जो भी सरकारें बनी हैं उनमें से किसी ने भी ये ध्यान नहीं दिया कि हमें अपनी उस पद्धति को वापस लाना है जिसके माध्यम से हम विश्व गुरु बने थे। और इस अंग्रेजी पद्धति ने हमें क्या दिया? रट्टू तोते। महात्मा गांधी बार बार कहते रहे, कहते कहते कही कि मर गए वे बेचारे, कहते कहते कि अंग्रेजी के माध्यम से हम केवल रट्टू तोते तैयार करेंगे, मौलिक शोध वाली पीढ़ी तैयार कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं हमें नोबेल पुरस्कार मिले शोध में पिछले 70-75 सालों में? इतना बड़ा देश है, इतनी प्रतिभा है, एक से एक अधिक विद्वान हमारे मौजूद हैं, एक से एक बड़े वैज्ञानिक हमारे पास हैं, लेकिन हम अंग्रेजी पद्धति के जाल में फंस गए हैं ऐसे, और हमने इस जाल को काटने का कोई प्रयास नहीं किया। उल्टा मैं तो ये कहता हूं कि मैकॉले की आत्मा आज कहीं ज्यादा खुश है, क्योंकि उसने जो बीज बोए थे वे बीज आज इस तरह से पुष्पित पल्लवित इस देश में हुए हैं, और देशों ने सबने अंग्रेजी के जुए को उतार फेंका जैसे ही वे देश आजाद हुए। एक भारत एक ऐसा देश निकला जिसने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजियत को
न केवल अपनाया बल्कि उसको ओढ़ लिया और उसको हमारी अगली पीढ़ियों के रक्त में प्रवाहित कर दिया है। तो मित्रों, स्थिति बहुत भयानक है, बहुत संकटपूर्ण है, लेकिन हम सब इसमें मैं भी शामिल हूं, हम सब इसको लेकर के सोए हुए हैं और हम ना कुछ करने को तैयार हैं, ना सुनने को तैयार हैं, ना कहने को तैयार हैं, बोलने को तैयार हैं और ना अपनी बात उच्च स्तर तक पहुंचाने को तैयार हैं। तो अगर आज इस मंच के माध्यम से हम इस बात को प्रण कर लें कि हमें राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय तक ये बात पहुंचानी है कि यदि हिंदी बचेगी, यदि भारतीय भाषाएं बचेंगी, तो यह राष्ट्र बचेगा, इसकी संस्कृति बचेगी, अन्यथा हमें गुलाम होने में बहुत देर नहीं लगेगी। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, 200 सालों तक उसने हमें गुलाम बनाया। आज ऐसी सैकड़ों बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस देश में घुस चुकी हैं और वे धीरे धीरे इस देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रही हैं। लेकिन हम खुश हैं कि हम डॉलर कमा रहे हैं, हम खुश हैं कि हमारे बच्चे 5 लाख का, 7 लाख का, 10 लाख का पैकेज ले रहे हैं और विदेश में बहुत पैसे डॉलर कमा रहे हैं। और हम रो रहे हैं दूसरी तरफ के वे हमें पूछते नहीं हैं। हम रो रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है हमारा ध्यान नहीं रखते हैं, हमारे पैर नहीं छूते हैं, हमें सम्मान नहीं देते हैं। तो मित्रों, इसके लिए दोषी कौन है? हम दोषी हैं, हमारी पीढ़ी दोषी है, आजादी के बाद पैदा हुई पीढ़ी दोषी है। तो आज आवश्यकता है आत्मविश्लेषण करने की, आज आवश्यकता है अपने गिरेबान में झांकने की, और यदि कुछ आज हम नहीं करेंगे तो फिर इसके बाद बहुत देर हो जाएगी और फिर हम कभी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएंगे। बातें बहुत सी हैं, समय बहुत कम है, मैं केवल इतनी बात कह करके अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं गंगाधर शर्मा जी ने जो ये बीड़ा उठाया है, इस प्रण को वे और आगे बढ़ाएं और आगे अपनी बात को इसी तरह लेके चलें। वे स्वस्थ हों, दीर्घायु हों और देवदत्त शर्मा जी जैसे मनीषी इस कार्य को लेकर चलें आगे। और मैं सभी के लिए बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और इस आयोजन की सफलता के लिए बधाई देता हूं। और मुझे आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत ही सारगर्भित भाषण। बस लग रहा था सुने जाओ, लेकिन समय की मर्यादाएं हैं। आपने हिंदी के बारे में कहा, 4 पंक्ति बोल करके मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा कि हिंदी भाषा नहीं समूह है भाषाओं का एक बड़ा। आपने भी कहा बहुत सी भाषाएं इसमें बोलियां जुड़ी हुई हैं। हिंदी भाषा नहीं समूह है भाषाओं का एक बड़ा, और कितनी भाषाओं ने चुन चुन इसमें रत्न एक से एक जड़ा, और कितनी भाषाओं को मिलती हिंदी से पहचान है, कितनी भाषाओं को मिलती हिंदी से पहचान है। तो हिंदी को भाषा भर कहना हिंदी का अपमान है। तो हिंदी नहीं बोलिया भाषा, दो पंक्तियां और है। हिंदी नहीं बोलिया भाषा, यह स्वयं भारती माता है, केरल में है पांव पसारे और कश्मीर इसी का माथा है। तो मैं हमारे बीच में हमारे प्रांत के देवदत्त शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी 1 मिनट लेना चाहूंगा। बिल्कुल हाँ भाई साहब। अभी मधुप साहब ने हिंदी भाषा यानी मातृभाषा के बारे में बात की, उसमें एक प्रसंग आधा मिनट का मैं देना चाहूंगा कि मातृभाषा का महत्व तो सबसे पहले वाल्मीकि ने बताया था। बिल्कुल। सुंदरकांड में वाल्मीकि ने लिखा है कि सीता जी से कैसे विश्वास प्राप्त किया जाए, तो हनुमान जी ने जो वार्ता की वो अवधी भाषा में की थी। उसमें 3 श्लोक ऐसे दे रखे हैं। बिल्कुल आते हैं। और उन्होंने ये कहा था कि अगर मैं संस्कृत में बोलूंगा या यहाँ की भाषा में बोलूंगा तो मेरे पे विश्वास नहीं होगा, लेकिन जब क्षेत्रीय भाषा में बात करूंगा तो उनको विश्वास हो जाएगा कि ये मेरी तरफ से आए हुए। ये 3 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण है। इसमें मैंने लेख भी लिखा है, छपा भी है कई जगह। तो कहने का मतलब मातृभाषा का उदाहरण उन्होंने वाल्मीकि ने पूरी ग्रंथ संस्कृत में लिखा, लेकिन मातृभाषा को भी 3 श्लोक के माध्यम से महत्व दिया। बिल्कुल आपकी बात सही है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लक्ष्मण मैंने रोस्ते, भले ही वो सोने से बढ़िया बनी होगी लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। अपि स्वर्ण में लंका लक्ष्मण मैंने रोस्ते। तो वो बड़े उदात्त विचारों के धनी थे जिन्होंने इस बात को रखा। मैं कह रहा था हमारे आदरणीय भाई साहब उमेश कुमार जी चौरसिया साहब इसमें शामिल हुए हैं। मैं आपका स्वागत सत्कार करता हूं और 1-2 मिनट में अपनी बात कुछ हमें आशीर्वचन के रूप में कहें। उसके बाद मैं पाठक साहब, भाई साहब, अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करूंगा। उमेश जी, भाई साहब अगर सुन रहे हैं मेरी आवाज तो। बस सबको नमस्कार और आज केवल सुनना। चलिए, आपका आशीर्वाद हमें मिल गया भाई साहब। मैं कार्यक्रम हमारा बिल्कुल अपने उरूज की ओर है। मतलब मैं आग्रह करूंगा आदरणीय भाई साहब विपिन जी पाठक साहब से, जो कि आज के अध्यक्षता कर रहे हैं। उन्होंने इस अध्यक्षता को स्वीकार कर हमारे इस महानगर की इकाई के ऊपर जो इस
दायित्व को दिया था, उस दायित्व को पूरा होते हुए वो देख रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने आशीर्वचन से इस कार्यक्रम को समापन की ओर लेके जाएं। आदरणीय भाई साहब विपिन जी पाठक। भाई साहब, विपिन जी भाई साहब। हाँ, माइक बंद था आपका, माइक बंद है भाई साहब। हाँ भाई साहब, आवाज आई है थोड़ी। आवाज नहीं आ रही भाई साहब। आवाज नहीं आ रही है भाई साहब। भाई साहब, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आदरणीय भाई साहब विपिन जी पाठक साहब की आवाज सुनाई नहीं दे पा रही है हमें। शायद नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम रहा है। भाई साहब, आवाज नहीं आ रही है। वीडियो भी चालू नहीं है इनका, वीडियो भी चालू करवा दो। वीडियो हाँ, इनका वीडियो भी आपका चालू नहीं है। माइक में आवाज आती है और फिर कट जाती है। भाई साहब दूसरे फोन से जुड़ेंगे शायद। इस कार्यक्रम को मिले स्नेह से एक प्रेरणा जरूर मिलती है कि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जहां तक मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर शर्मा साहब ने कहा कि आज का जो समय है वो ई बुक का है, तो मैं आपको निवेदन करूंगा कि ये जो ई बुक है, हमने जो पहले 2 ई बुक निकाली है, दोनों का मूल्य हमने 0 रुपए रखा है। ये गूगल प्लेटफॉर्म के ऊपर उपलब्ध है और कोई भी व्यक्ति इसको कहीं से भी पूरी दुनिया भर में एक्सेस करके पढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि खाली एक पीडीएफ बना दी और सर्कुलेट कर दी, कभी भी फॉरएवर के लिए। और इसका भी मूल्य हमने 0 रुपए रखा है। आप इसको डाउनलोड करके गूगल प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हैं। मैं इसका सर लिंक पहली दोनों किताबों का भी आप हमें नाम और लिंक अगर बताएंगे तो उनको बिल्कुल, मैं देखना उनके संभव होगा। लिंक और नाम आपके साथ शेयर करूंगा। जी। और सब आप फॉर एवर के लिए, मैंने उनकी कोई कीमत नहीं रखी है। क्योंकि आप ही का है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा तो कुछ उसमें लग ही नहीं रहा है। तो प्रयास ये रहेगा कि आगे भी हम ऐसा कोई प्रयास, सहयोग मिलता रहेगा तो हम इसको निकालेंगे। और ये एक मुहिम है, जिस मुहिम को आदरणीय कुलदीप जी भाई, रत्नु जी और विपिन जी भाई पाठक साहब की प्रेरणा से ही चली। इस प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए पिछली हमारी एक ई बुक आई जिसका हमने टाइटल रखा अजय मेरू त्रिविधा। उसमें हमने अजमेर के लेखकों को ही रखा सिर्फ। और ये जो टाइटल था, ये उमेश जी भाई साहब ने सुझाया। बड़ा ही सुंदर टाइटल, और इस टाइटल को समेटे हुए उस पुस्तक में रचनाएं भी थी। त्रिविधा यानी कि तीनों विधाएं, जिसमें गद्य पद्य और चंपू। चंपू की हमें कमी अखर रही थी, चंपू साहित्य में कहीं कुछ मिल नहीं रहा था। तो उसके लिए आपने एक स्वयं अपनी रचना, बड़ी विवेकानंद जी के ऊपर लिखी हुई रचना उसके लिए उपलब्ध करवाई। मैं एक प्रयास करता हूं, भाई साहब जुड़ नहीं पा रहे हैं शायद। फोन करके मैं उनसे अनुमति लेता हूं, क्या कहते हैं?
हाँ भाई साहब जुड़ गए हैं भाई साहब। हरिओम गंगाधर जी। हाँ नमस्कार भाई साहब, अब सही आ रही है आवाज। गंगाधर जी आवाज नहीं आ रही? आ रही है साहब, आ रही है भाई साहब, बिल्कुल बढ़िया आवाज आ रही है। आ रही है भाई साहब, बिल्कुल अच्छी आवाज आ रही है। हाँ कोई आपका आ रही है? हाँ आवाज भी आ रही है और आपके दर्शन भी हो पा रहे हैं। नारायण नारायण दर्शन तो ठाकुर के, बाकी हाँ आवाज वाला चक्कर जरूर कहीं ना कहीं टेक्निकल मिस्टेक हुई। हाँ हाँ अपने कार्यक्रम के और मंच की शोभा बढ़ा रहे आदरणीय डॉक्टर रवि जी शर्मा, आदरणीय देवदत्त जी, लता जी, कार्यक्रम से जुड़े हुए अन्य सभी और जो साहित्यकार हैं, पटल पर जुड़े हुए जो भी बंधु हैं, भगिनी हैं, और इस कार्यक्रम में सहयोग करने वाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि साधुवाद, कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हुए, क्योंकि कार्यक्रम के समय की मर्यादा पूरी हो चुकी है, इसलिए बहुत अधिक बोलने की स्थिति है नहीं। सभी को अत्यंत साधुवाद। कई बार मैं कहता हूं कि साहित्यकार को लिखना क्यों, ये साहित्यकार को तय करना पड़ेगा कि हमको लिखना ही क्यों है। जब क्यों लिखना है यह तय करेंगे तो फिर क्या लिखना है ये तय होगा, और फिर उसे कैसे लिखना है ये तय होगा, और फिर ये विषय तय होगा कि क्यों लिखना नहीं, फिर किन के लिए लिखना है, तो किन के लिए लिखना है, फिर कैसे लिखना है, फिर क्या लिखना है और क्यों लिखना है। इनके इर्द गिर्द जब साहित्यकार की कलम चलेगी तो फिर जो तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, स्वांतः सुखाय, अपने और आत्मा की शुद्धि के लिए, अपने आत्मा की शांति के लिए, अपने आत्मा की पवित्रता के लिए, लेकिन इतना ही मात्र नहीं, इसलिए आगे और जुड़ा है जगत हिताय। तो स्वांतः सुखाय तो है ही, पर जगत हिताय, मेरी लेखनी जगत के कल्याण का कोई माध्यम बन रही है क्या? दुर्योग बस साहित्यकार कहीं ना कहीं भटके इस मार्ग से, पद पैसा प्रतिष्ठा पुरस्कार और सम्मान के चक्कर में हम समाज को वो परोस रहे हैं जो समाज के लिए आज भी जहर है, और भविष्य के लिए तो इस राष्ट्र, इस समाज, इस संस्कृति को बर्बाद करने वाला और एक प्रकार सा महा और काल का रूप धारण करने वाला है। लेकिन तात्कालिक सुख, तात्कालिक और अपने पद प्रतिष्ठा पुरस्कार, पैसा और सम्मान के लिए हम समाज को वो दे रहे हैं जो कि हमें किसी भी कीमत पर और देना स्वीकार नहीं करना चाहिए। इस पुस्तक में जिन साहित्यकारों के और रचनाओं का संकलन हुआ है, निश्चित तौर पर जैसा अभी, क्योंकि पुस्तक सामने आई नहीं इसलिए बहुत अधिक तो उसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जैसा आप सबसे सुनने और समझने में आया है और बीच में आदरणीय रवि जी ने जो विषय रखा है उसमें से ये समझ में आता है कि निश्चित तौर पर स्वांतः सुखाय के लिए और जगत हिताय के लिए ही हमारा यह प्रयत्न हुआ है, और ज्योति इस दिशा में हम सबको आगे बढ़े और वो अपना वरद हस्त हमको प्रदान करे, हमको शक्ति प्रदान करे, जिससे कि समाज और राष्ट्र की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने में हमारा और हमारे साहित्य का एक अजस्र योगदान। कई बार कहता हूं, जब दिग्भ्रमित समाज और मोहग्रस्त, यानी दिग्भ्रमित और मोहग्रस्त समाज रूपी जब अर्जुन प्रश्न खड़ा करता है और श्री कृष्ण योगेश्वर रूपी साहित्यकार जब उसका मार्गदर्शन करता है, तब गीता जैसा सद साहित्य इस समाज और राष्ट्र को मिलता है, जो इस राष्ट्र को ही नहीं संपूर्ण विश्व को एक प्रकार का मार्गदर्शन देता है। और यह होता है स्वांतः सुखाय और जगत हिताय का एक साक्षात प्रमाण और एक साक्षात दर्शन। हम सब लोगों ने इस दिशा में बढ़ना है। समाज में आज की परिस्थिति में क्या मिला है, इसके प्रति उपालंब व्यक्त किए बगैर, इसके प्रति आक्रोश व्यक्त किए बगैर, इसके प्रति और हताशा, कुंठा और निराशा के सागर में गोते लगाए बगैर, जैसा भी समाज और राष्ट्र हमको मिला है, परंतु जैसा और समाज और राष्ट्र गढ़ने की हमारी संकल्पना है, हमारी इच्छा है, वैसा समाज और राष्ट्र हम अपने कलम के बल पर, अपने साहित्य के बल पर वैसा समाज गढ़ लेंगे। ये गढ़ने का जो काम है, ये रचने का जो काम है, वह काम साहित्यकार का है। आज अगर हम 5000 वर्ष पहले इस धरती पर आए होते तो हमारे पास गीता और श्रीमद् भागवत जैसा साहित्य नहीं होता। आज हम 500 साल पहले आए होते
तो फिर हमारे पास रामचरितमानस जैसा उदात्त जगत कल्याणकारी ग्रंथ नहीं होता। जब उन्होंने ये रचना लिखी होगी तब उनको ये कल्पना कदापि नहीं होगी कि आने वाले समय में हमारा यह रामचरितमानस, इसका सुंदरकांड जगत के कल्याण का इतना बड़ा माध्यम बन जाएगा, हनुमान भक्ति का अजस्र स्रोत और सूत्र बन जाएगा हनुमान चालीसा। मुझे नहीं लगता कि तुलसी बाबा ने यह लिखते हो कितनी कल्पना की होगी कि हनुमान चालीसा इतना और सुविख्यात होगा और जगत के कल्याण का माध्यम बनेगा। हम सब साहित्यकारों की यह जिम्मेदारी है कि समाज और राष्ट्र के हित के बारे में सोचें, उसके बारे में चिंतन करें, उसके बारे में लिखें। आज उसको कितना सम्मान मिलता है, कितनी प्रतिष्ठा मिलती है, कितना पुरस्कार मिलता है, कितनी प्रशंसा मिलती है, ये आवश्यक नहीं है। कबीरदास जी ने जब लिखा था, कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कंबल भीगे पानी, लोगों ने कहा पागल आदमी यार, कंबल कोई बरसता है पानी कोई भीगता है क्या? माछी रूखा चढ़ गई देख कबीरा जाग, और मछली भी कोई पेड़ पे चढ़ती है क्या? लेकिन ऐसे लिखने वाले कबीरदास को उनके काल में सम्मान नहीं मिला। आज हम उनके साहित्य पर पीएचडी कर रहे हैं, एक एक उनकी साखियों पर, एक एक सूक्तियों पर पीएचडी हो रही है। इसलिए हम समाज को क्या दे सकते हैं, और वह सकारात्मक चिंतन, सकारात्मक दृष्टि को केंद्र में रखेंगे, तब फिर क्या लिखना, क्यों लिखना, कैसा लिखना, किनके लिए लिखना, यह जब हमको और एक सम्यक दृष्टि और विचार हमारे मन में रहेगा तो फिर हम कबीरदास जैसा, हम फिर तुलसी बाबा जैसा, हम एक योग्य समाज को नवनीत दे पाएंगे विचार का। जो कि कई बार कहता हूं मैं कि तलवार से और उसके घाव से एक व्यक्ति पीड़ित या प्रताड़ित होता है, लेकिन कलम की मार पीढ़ियों तक को प्रताड़ित करती है, पूरे समाज को प्रताड़ित करती है। और दूसरी बात, कई बार कहता हूं कि शब्द अमरत्व का मार्ग है। चाहे वो शर्मा जी हैं, चाहे मैं हूं, चाहे रवि जी हैं, चाहे लता जी हैं, हम सबके शरीर को आज नहीं तो कल जाना है। और खास बात है, कब जाना है इसकी कोई गारंटी नहीं, कभी भी जा सकते हैं। इस कार्यक्रम का और समापन हो सकता है हमारे में से किसी की जिंदगी का समापन का आघोष हो जाए, परंतु यह शरीर जाना है, इसका ध्यान में रखते हुए शब्द हमारे नहीं जाएंगे। और हमारे पास जो शब्द की अजस्र पूंजी है, साहित्यकार होने के नाते परमात्मा ने हमको इतना बड़ा हमको वरदान दिया है, इतना बड़ा हमको जिम्मेदारी दी है कि आने वाली पीढ़ियों को विरासत के रूप में हम क्या दे करके जाएंगे। विरासत के रूप में अगर हम अपने सद साहित्य का, क्योंकि साहित्यकार के बारे में कई बार लोग कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है, मैं इसका विरोध करता हूँ। साहित्य समाज का अगर दर्पण होना होता तो फिर तुलसी बाबा वही लिखते जो समाज में उस समय चल रहा था, हत्या, लूट, बलात्कार, गायों को काटना, मंदिरों को तोड़ना, फिर ये लिखते ना। उन्होंने उस समाज का दर्पण नहीं रखा, उन्होंने उस समाज का दर्पण रखा राम राज्य की संकल्पना, जो कि इस राष्ट्र, इस समाज और संस्कृति की आत्मा की आवाज है, और आज वह पूज्य है। इसलिए साहित्यकार समाज का सृष्टा है, साहित्यकार समाज का दृष्टा है, साहित्यकार समाज का निर्माता है, और समाज से ही तो राष्ट्र बनता है। इसलिए हम सब साहित्यकार इस राष्ट्र को जैसा मिला है इसके प्रति और चिंता किए बगैर जैसा गढ़ना चाहिए वैसा गढ़ लेंगे। आदरणीय रवि जी चिंता कर रहे थे हिंदी के बारे में, सारे इस परिवेश के बारे में। यह परिवेश निश्चित तौर पर सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है और उसको निभानी ही पड़ेगी। हम सब साहित्यकारों को उनकी चेतना को जगाना पड़ेगा। लगे हैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद के बारे में आप सबको जानकारी है, भारत की सभी भाषाओं में और साहित्य की सभी विधाओं में काम करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। इसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं अनेकों लोगों ने। और आदरणीय श्रीधर जी पराडकर अपने राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, उनसे किसी ने पूछा, पराडकर जी आपने विवाह क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा टाइम ही नहीं मिला। इस समाज, इस राष्ट्र को खड़ा करने के लिए और दिन रात हम ऐसे संलग्न रहे कि विवाह कब किया जाए, यह सब बातें ध्यान में नहीं। नौकरी थी वो भी छोड़ दी, नौकरी छोड़ करके, विवाह का मोह छोड़ करके आज अनेकों महामनीषी नवदधीची के रूप में इस राष्ट्र के लिए अपने तन के कण कण को, आयु के क्षण क्षण को गला रहे हैं। क्योंकि जैसी राष्ट्र की हमारी संकल्पना है वैसा राष्ट्र, याही देही याही डोला, यानी इन्हीं आंखों से और इसी शरीर से मैं देख कर जाऊं, ऐसा कह करके डॉक्टर हेडगेवार चले गए। वो नहीं देख पाए, लेकिन आज लगभग उनके जाने के 100 वर्ष बाद कुछ कुछ दृश्य हमको आसपास दिखाई देते हैं। अभी बहुत कुछ देखना है, लेकिन वह दिन देखने के लिए हम सबको भी अपनी समय की आहुति देनी है, अपने शब्दों की आहुति देनी है, अपने साहित्य की आहुति देनी है। इस राष्ट्र, इस समाज, इस सरकार को भी
उस दिशा में सोचना ही पड़ेगा। हम सब लोग समय समय पर उनको अवगत कराने का प्रयत्न भी कर रहे हैं, उनको इस दिशा में सावचेत करने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। आदरणीय रवि जी भाई साहब और अन्य जो सब लोग हैं देख भी रहे हैं, नई शिक्षा नीति में बहुत कुछ वैसा और आएगा जिसकी हमको अपेक्षा है, और आने वाले समय में और भी कुछ परिवर्तन होंगे ही, नहीं होंगे तो करवाने पड़ेंगे। ये हमारी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। हम सब करेंगे तो फिर क्योंकि संतन को काशी करी से काम, ऐसा हमारे साहित्यकार कह गए। उनको साहित्यकार कभी पद प्रतिष्ठा पुरस्कार के लिए झूठ नहीं बोलता हुआ कभी, और अपने शब्दों का व्यय नहीं करता हुआ सटीक नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। इसलिए बिहारी कह गए कि अली कली सो बध्यो आगे को नवाल, यह कहने का हिम्मत और उस समय का कोई भी बड़े से बड़ा वीर नहीं कर पा रहा था, लेकिन साहित्यकार कर गया। अपने राय प्रवीण की और कविता बड़ी प्रसिद्ध है जिसमें, और जिन्होंने कहा है कि भाई एकदम से अभी विस्तृत हो रहा हूं मैं, आप में साहित्यकारों कुछ लोगों को और ध्यान में होगा, जिसमें उन्होंने संकेत दिया कि भाई जूठन को और तुम चाट रहे हो। दिल्ली के नवाब ने और राय प्रवीण को अपने अचू की सुंदरी एक बहुत अच्छी थी, इसलिए अपने राज दरबार में नर्तकी के रूप में बुला लिया। वहां पर एक दोहे मात्र से उसने संपूर्ण समाज का और संपूर्ण उस राज का सबका मार्गदर्शन किया। उन्होंने उसको वापस चादर उड़ा करके डोली भेजी कि माता तू वहीं जहां थी वहीं पर कर। तो यह साहित्यकार किसी भी रूप में कभी भी कहीं भी और किन्हीं को भी मार्गदर्शित करने के लिए उनकी दिशा दृष्टि का काम करता है। यह हमारे पर बहुत बड़ी गुरुतर जिम्मेदारी है। मैं बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ, बहुत सामान्य ज्ञान रखने वाला आदमी हूँ, लेकिन इस क्षेत्र में जो इस राष्ट्र और समाज की आवश्यकता है, निश्चित तौर पर इस राष्ट्र और समाज को बर्बाद करने के लिए बहुत लोगों ने बहुत बड़ा षड्यंत्र पूर्वक काम किया है। इस विषय पर पर्याप्त मात्रा में आदरणीय रवि जी बोल गए हैं, इसलिए इस विषय को मैं बिल्कुल नहीं छू रहा हूं। लेकिन दृश्य बदल रहा है, समय बदल रहा है। आज दुनिया की सबसे तेज विकसित होने वाली भाषाओं में हिंदी का नाम है। आज दुनिया के मल्टीनेशनल कंपनियां जो हिंदी का नाम लेने से हिचकती थी, उनको अपने सीईओ को, उनको अपने डायरेक्टर को हिंदी सिखानी पड़ रही है, क्योंकि विश्व बाजार में अगर मल्टीनेशनल कंपनियों को टिकना है तो उनको हिंदी का सहारा लेना पड़ेगा। आज संपूर्ण विश्व हिंदी को अपनाने के लिए बाहें फैलाकर खड़ा है, माना उनके प्रति सद्भावना उनकी नहीं है, वो अपने व्यावसायिक कारणों से ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। इस बाध्य होते समय में हमारी और आपकी जिम्मेदारी है पूरी ताकत के साथ, जब विश्व हिंदी को स्वीकार करने को तैयार हो रहा है तो हम नेतृत्व देने के लिए तैयार रहें। और नेतृत्व देने का काम यह हम सब साहित्यकारों का है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद इस दिशा में काम कर रही है, इस दिशा में प्रयत्न कर रही है, परंतु एकमात्र कोई एक संगठन, एक कोई व्यक्ति, एक कोई और पार्टी इसके लिए प्रयत्न करे, ऐसा संभव नहीं है। इस राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को इस दिशा में सोचना पड़ेगा, अपनी अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी और अपनी भूमिका तय करके वैसा ही काम करना पड़ेगा। आज आवश्यक लगा तो हम सब इस कार्यक्रम के माध्यम से कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, और निश्चित दूर पर कि यह दृश्य बदलेगा, दिन दूर नहीं, हिंदी भाषा को विश्व पटल पर लाएंगे, हिंदी को दुनिया पूजेगी, वह दिन हम आगे पाएंगे और पाना ही पड़ेगा। इस विश्व के कल्याण के लिए, जगती के कल्याण के, मानवता के कल्याण के लिए हिंदी का विश्व पटल पर छाना यह विश्व की आवश्यकता है, सिर्फ भारत की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि बाकी भाषाएं कहीं न कहीं और ईर्ष्या, द्वेष और विखंडन पैदा करती हैं। सबको समाहित करके चलने वाला काम वह हिंदी, हिंदुत्व, हिंदी भाषा, हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र है, हिंदू संस्कृति है, जिसका प्राण आधार आज की तारीख में और संस्कृत की बेटी के रूप में और हमारी यह हिंदी है। इस पर हम सब लोग ध्यान दे करके और काम करेंगे, अपनी अपनी भूमिका को समझ करके, निश्चित तौर पर पूरी ताकत के साथ खड़े होकर के। और जो एक वैक्यूम आ रहा है पूरे विश्व में, इस वैक्यूम को जिसने भर दिया वही विजेता है। इस वैक्यूम को भरने के लिए हम सब लगें। इस दिशा में यह कार्यक्रम एक बहुत ही और स्तुत्य प्रयास और प्रयत्न है। ऐसे खूब सारे प्रयत्न जो लोग भी जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, अपने अपने स्तर पर, अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में, अपने अपने समूह में इसको और करें। आज बदला है, मैं पिछले दिनों कंबोडिया की यात्रा पर था, वहां भी देखा मैंने
पिछले दिनों मैं मॉरिशस और लंका उधर ब्रह्मदेश की नेपाल की यात्रा पर था, वहां भी देखा मैंने सब दूर। और एक जो भ्रम फैलाया आदरणीय रवि जी ने कहा था, एक भ्रम है कि अंग्रेजी विश्व भाषा है। मेरे को तो इन देशों में कहीं भी अंग्रेजी नहीं मिली, सबकी अपनी अपनी लोकल भाषाएं हैं। जापान हिंदी को मानने को तैयार नहीं, चाइना में सॉरी हिंदी कह रहा हूँ अंग्रेजी की, जापान अंग्रेजी को मानता नहीं, फ्रांस अंग्रेजी को मानता नहीं, चाइना में अंग्रेजी का नामो निशान नहीं है। यह जो भारत और भारत से जुड़े हुए जो कुछ अंग्रेजों के औपनिवेशिक राष्ट्र हैं, इनको अगर हटा दें तो कहीं भी अंग्रेजी है तो अंग्रेजी नहीं। दुर्योग से जैसा कि बीच में कहा भी था कि हम लोग उस खोले में से निकल नहीं पाए, इस राष्ट्र के आजाद होने के बाद के नेतृत्व की जो जिम्मेदारी थी उन्होंने नहीं निभाया। इसके कारण से हम 70-75 वर्ष पिछड़ गए। एक बहुत बड़ा गैप है जो हुआ है, परंतु मुझे लगता है अभी वर्तमान सरकार और आने वाली सरकारें इस दिशा में सोचेंगी, कुछ सोच भी रही हैं और नहीं तो सोचना पड़ेगा उनको। मुझे लगता है इस दिशा में कुछ कदम बढ़े हैं। अभी मंजिल तय करने के लिए हमको पर्याप्त चलना है, लेकिन कदम बढ़े हैं, यह आनंद का विषय है। और मंजिल तक बढ़ने के लिए हमको पूरी ताकत के साथ खड़ा होना पड़ेगा। परमपिता परमेश्वर, माता सरस्वती हम सबको वैसी शक्ति, सामर्थ्य और साहस प्रदान करें ताकि हम इस महान कार्य को, इस महान राष्ट्रीय यज्ञ में अपने समय की, अपने साहित्य की, अपने जीवन की आहुति दे करके वह दृश्य खड़ा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने कहा था समय की मर्यादा है, इसलिए सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। मैं कुछ लोगों के, अन्य लोगों के नाम नहीं ले पा रहा हूँ समय की मर्यादा के कारण से, लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए सभी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, पूज्य मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। आपको कुछ कहना पूछना है तो स्वागत है, साधुवाद। भारत माता की जय। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान, जय हिंदू संस्कृति। बिल्कुल निस्तब्ध होकर के, मतलब इतना सुंदर उद्बोधन भाई साहब, आपका बड़ा धन्यवाद। और आपने विश्व कल्याण के लिए हिंदी की महत्ता बताई, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं विश्व कल्याण के लिए, कल्याण मंत्र के लिए भाई साहब कुलदीप सिंह जी रतनू साहब को, हाँ भाई साहब, गंगाधर जी, हाँ जी, वो ध्यान आ गया, मैं जो बोल रहा था, विनती राय प्रवीण की सुनिए साह सुजान, जूठी पातर भखत है वारी वायस स्वान। क्या बात, क्या बात। ये उसने कहा था दिल्ली के नवाब। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वह किसी और के राज दरबार की और नर्तकी थी, दबाव में उसको वहां भेजा गया था। तो उसने ये कहकर कि एक साहित्य के एक श्लोक ने इतना बड़ा परिवर्तन का और दृश्य खड़ा कर दिया। इसलिए साहित्यकार के कलम की ताकत हम सब समझ सकते हैं, समझ ही रहे हैं। पूरी ताकत के साथ हमारी कलम की धार बनी रहे। माता सरस्वती को आशीर्वाद दे। पुनः बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम। पुनश्च के रूप में आपने जो दोहा दिया, उस दोहे ने सारी दिशा बदल दी और साहित्य की जो महत्ता है उसको और आगे बढ़ाया है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं रह गया है। और कार्यक्रम में समय की मर्यादा को ही जब आप बड़े बड़े लोग मेंटेन करते हैं तो मेरी भी जिम्मेदारी और दायित्व बन जाता है। मैं उसको निभाते हुए यथाशीघ्र मैं चाहूँगा कि कार्यक्रम समाप्त करें, इजाज़त आप दें तो मैं कल्याण मंत्र के लिए भाई साहब कुलदीप सिंह जी को, रत्नू साहब को आमंत्रित करूँगा कि आप कल्याण मंत्र पढ़ें। भाई साहब, रत्नू जी। पुनः सभी के चरणों प्रणाम। कल्याण मंत्र। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबको प्रणाम पुनः। सभी का धन्यवाद। और पुस्तक का जो लिंक है वो मैं विदिन 5 मिनट्स